हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रो पैथोलॉजी में। आज का हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट 10 है। आज हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 रीड करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लैंक एंड इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन, है ना। क्वेश्चन पे ये पूछा हुआ है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सा है। फीमर है, टिबिया है या फिर फिब्यूला है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑप्शन में। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ना, ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम में सबसे बड़ा जो बोन होता है वो होता है आपका फीमर बोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है वो है आपका फीमर बोन। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो होता है फीमर बोन। तो यहाँ पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन में, तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो होगा आपका फीमर। टिबिया नहीं होगा एंड ना फिब्यूला और ना ही नॉन ऑप्शन। इसमें ये जो फीमर होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, आपके थाई रीजन में पाया जाता है ना। ये जो आपका थाई रीजन है, ये जो थाई रीजन है आपका, यहाँ पे आपका ये फीमर बोन पाया जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर कि ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है एंड कार्डियक आउटपुट होता है वो किस कंडीशन में या किस टाइम पे, किस दौरान इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए है स्लीपिंग, ऑप्शन बी है ईटिंग एंड ऑप्शन सी है एक्सरसाइज एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, है ना। सबसे पहला जो ऑप्शन है स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका सेकंड नंबर, बी नंबर है आपका ईटिंग, तो ईटिंग में भी आपका जो ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट होता है ये इंक्रीज नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करते टाइम आपका जो ब्लड प्रेशर होता है एंड जो कार्डियक आउटपुट होता है ये इंक्रीज रहता है। डी नंबर है आपका बोथ ए एंड सी, तो ए एंड सी दोनों करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि स्लीपिंग और एक्सरसाइज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो आपका ब्लड प्रेशर या फिर जो कार्डियक आउटपुट है वो कब बढ़ता है। तो आपका है एक्सरसाइज या फिर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में, एंड कुछ जैसे कि मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म एंड अर्ली स्टेज हाइपरटेंशन, हाँ। तो इन स्टेजेस में जो होता है आपका ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट जो होता है आपका इंक्रीज होता है। तो इसका सबसे राइट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, जो थर्ड नंबर का है क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि जो ब्लड है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। पूछ रहा है कि जो ब्लड है वो कौन किस तरह का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है
या नर्वस टिश्यू है, या फिर जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसका है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट होता है, एक पार्ट कहलाता है आपका ब्लड भी होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बोन भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन होता है एंड एक स्पंजी बोन होता है। कार्टिलेज होता है ना, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट है आपके ये लूज में भी आते हैं, तो जिसमें कि एरियोलर है, रेटिकुलर है, एडिपोज टिश्यू है। एंड डेंस में जो होता है आपका रेगुलर, इलास्टिक एंड इरेगुलर टिश्यू जो होते हैं ये आपके आते हैं। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन का आपका आंसर है वो होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 4th नंबर है आपका, प्रोटीन वेन ट्रीटेड विथ ब्यूरेट रिएजेंट देन इट फॉर्म्स विच कलर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रोटीन को अपन ब्यूरेट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, ब्यूरेट रिएजेंट के साथ बोले तो मिक्स करते हैं, तब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कलर बनता है, पर्पल या वायलेट या फिर ग्रीन या फिर ब्लू कलर या फिर येलो कलर। तो यहाँ पर जो ये आंसर होता है, येलो कलर नहीं होता है, ब्लू कलर नहीं होता है और ना ही ग्रीन होता है। इसका जो आंसर होता है वो होता है पर्पल वायलेट। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कैसे ब्यूरेट रिएजेंट का। तो ये आपका है जहाँ पे आपका ये पर्पल या वायलेट कलर का आपका ये बना हुआ है। ये पॉजिटिव में देख सकते हैं आप, है ना। पॉजिटिव टेस्ट में ये आपका ब्यूरेट जो पॉजिटिव टेस्ट है, इसमें पर्पल या वायलेट कलर का रिएजेंट बना हुआ है या कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। इसमें पूछा हुआ है, इन विच रिएक्शन प्रोटीन ऑन वार्मिंग विथ निनिहाइड्रीन सॉल्यूशन डेवलप अ पर्पल कलर। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच रिएक्शन, कौन से रिएक्शन में प्रोटीन को जब वार्मिंग मतलब मीन्स होता है कि थोड़ी गर्मी दी जाती है या फिर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है निनिहाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ, है ना। यहाँ पे रिएक्शन पूछ रहा है कौन से रिएक्शन में, किस रिएक्शन में कलर डेवलप करता है, पर्पल कलर डेवलप करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे 4 रिएक्शन होते हैं आपका। एक होता है मिलॉन्स टेस्ट, दूसरा होता है आपका ब्यूरेट रिएक्शन एंड तीसरा होता है आपका निनिहाइड्रीन रिएक्शन और चौथा होता है आपका लीड एसीटेट टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि लीड एसीटेट टेस्ट नहीं होता है, इसका जो ऑप्शन होता है वो सी करेक्ट होता है। यहाँ पे निनिहाइड्रीन रिएक्शन या फिर निनिहाइड्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे ये देखकर आप समझ सकते हैं। एंड इसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये सी है। इसका जो हम रिएक्शन देखते हैं तो निनिहाइड्रीन टेस्ट जो किया जाता है, निनिहाइड्रीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, जो आपका अल्फा लार्ज एमिनो एसिड्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जिसमें पॉजिटिव आता है तो आपका ये पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो रिएक्शन होता है निनिहाइड्रीन रिएक्शन किस लिए किया जाता है, तो जो निनिहाइड्रीन रिएक्शन होता है वो डिटेक्ट करता है आपका जो प्रोटीन होता है और प्रोटीन में जो अल्फा लार्ज एमिनो एसिड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसका डिटेल है कि द निनिहाइड्रीन रिएक्शन इज अ केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड
एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड अदर प्राइमरी एमाइंस। इट्स अ सेंसिटिव टेस्ट, है ना। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, उसके लिए ये एक तरह का सेंसिटिव टेस्ट होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है। इसे निनी हाइड्रेन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड ये निनी हाइड्रेन रिएक्शन, इसमें निनी हाइड्रेन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है जिसमें पर्पल कलर डेवलप होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर पे है, वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्मेड इन जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन इज टर्न इनटू विच कलर ऑन हीटिंग, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाइट प्रिसिपिटेट बनता है वो जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन में जब उसे हीट किया जाता है तो किस कलर में वो टर्न होता है ना, किस कलर में जो होता है वो टर्न होता है। तो जो कलर उसमें दिया हुआ है, पहला है रेड, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो सी नंबर पे पिंक है एंड बी पे येलो है एंड डी पे है ग्रीन। तो इसका डिटेल हम यहाँ पे देख लेंगे। जो जैंथोप्रोटोइक, द जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन इज अ मेथड that can be used to detect a presence of protein soluble in a solution using concentrated nitric acid. The test gives a positive results in amino acids carrying aromatic groups, है ना। तो जो आपका ये जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन होता है, ये जैंथोप्रोटोइक जो रिएक्शन होता है ये किस लिए किया जाता है, ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है आपके प्रोटीन को, है ना। जो आपका प्रोटीन होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। और किस टाइप के प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, जिसमें एरोमेटिक होता है, जिसमें एरोमेटिक ग्रुप होता है, उस प्रोटीन को ये डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। वैसे प्रोटीन को, प्रोटीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको डिटेक्ट करता है, जिसमें जो प्रोटीन प्लस एरोमेटिक, जो एरोमेटिक प्रोटीन होते हैं या फिर जिसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो ऐसे प्रोटीन को डिटेक्ट करता है आपका ये जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन। तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें येलो कलर आपका डेवलप हो रहा है। जो आपका ये जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन है, इसमें आपका एरोमेटिक जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसके लिए किया जाता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड में कौन कौन से आते हैं आपके, एरोमेटिक जो एमिनो एसिड होते हैं वो होता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ETC, है ना। ये जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं एंड ये जो एरोमेटिक होते हैं इन्हीं के टेस्ट के लिए आपका ये जैंथोप्रोटोइक जो रिएक्शन होता है या जैंथोप्रोटोइक ये टेस्ट होता है, ये जैंथोप्रोटोइक टेस्ट आपका किया जाता है, जिसमें से रिजल्ट में आपका यहाँ पे येलो कलर प्रोवाइड करता है। ये आपका पॉजिटिव गिव्स येलो कलर। ये हो गया आपका जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पे आपने देख लिया। तो जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन किस लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स दे देते हैं, है ना। उसमें से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो उसमें से टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन, ये दो ऑप्शंस रहते हैं। दो में से एक ऑप्शन रहेंगे। और भी कई तरह के प्रोटीन होते हैं जिसमें से ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं एरोमेटिक प्रोटीन या फिर एरोमेटिक एमिनो एसिड, प्रोटीन नहीं, एरोमेटिक एमिनो एसिड, है ना। और जैंथोप्रोटोइक जो रिएक्शन होता है, ये आपका जो जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन होता है, ये जैंथोप्रोटोइक रिएक्शन किस लिए किया जाता है कि जो भी प्रोटीन होगा, है ना, प्रोटीन में जिसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, तो उस टाइप के जो प्रोटीन होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए ये आपका टेस्ट किया जाता है, जिसमें रिजल्ट आता है आपका येलो कलर। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है,
जिसमें आपको ध्यान रखना है ये ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे पूछा हुआ है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स ब्लैंक आयरन। पूछ रहा है कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितना आयरन कंटेन होता है। ऑप्शन है ए 0.17%, ऑप्शन है बी 0.34%, ऑप्शन है सी 0.52% एंड ऑप्शन है डी 0.72%। तो इसका जो आंसर होता है वो एक ऑप्शन नहीं होता है, इसका ऑप्शन होता है बी। सी भी नहीं होता है और ना ही डी होता है। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पे, ये है ना। तो जो हीमोग्लोबिन होता है द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 0.34% आयरन बाई वेट, है ना। तो जो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है उसमें 0.34% आयरन कंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। पूछ रहा है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन कलर जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है। ग्लोबिन होता है, आयरन होता है, हीम होता है या फिर बिलिरुबिन होता है। तो इसका जो आंसर है वो ग्लोबिन तो नहीं होगा, है ना। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। आयरन भी नहीं होगा क्योंकि ये कलर पिगमेंट नहीं होता है। इसमें जो हीम होता है जो हीम होता है हीम ही जो होता है करेक्ट होता है इसका आंसर। तो जो हीम होता है वो प्रेजेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन। बिलिरुबिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो जो बिलिरुबिन होता है वो एचबी के टूटने से बनता है, जब एचबी का कैटाबॉलिज्म होता है ना। कैटाबॉलिज्म क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके कैटाबॉलिज्म से जो बिलिरुबिन होता है वो बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो एचबी के कैटाबॉलिज्म से, या फिर इसका बोलें तो एचबी का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में कौन सा रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिज्म। तो उसमें जो होता है आपका बिलिरुबिन बनता है। लेकिन यहाँ पास जो आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन में वो होगा हीम, ना कि बिलिरुबिन। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाए। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम यहाँ पे। The colored pigment present in hemoglobin is called heme। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो कलर्ड पिगमेंट होता है उसे हीम कहा जाता है, हीम होता है। इट इज अ पोरफायरिन रिंग, है ना। ये एक तरह का पोरफायरिन रिंग होता है विथ एन आयरन एटम एट इट्स सेंटर। जो आयरन एटम के सेंटर में होता है ना। एंड दिस आयरन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग ब्लड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर, है ना। यही जो आपका हीम होता है यही आयरन के साथ प्रेजेंट होता है, जो प्रोफाइलिन रिंग होती है ना। इसमें ये क्या है, इसका इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आपका जो आरबीसी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो आयरन का फॉर्म है जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पास ऑप्शन में ए में है फेरिक फॉर्म, ऑप्शन बी में है फेरस फॉर्म एंड ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पास जो आंसर होता है वो ए नहीं होता है, यहाँ पास आंसर होता है आपका बी। फेरस फॉर्म में जो होता है आपका आयरन जो होता है फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके एचबी में। एचबी में जो होता है आपका फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपका जो ये आयरन मॉलिक्यूल होता है। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पास। दी
आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज इन द फेरस, है ना, Fe2+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दिस फॉर्म इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एबिलिटी टू बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, है ना. ये जो फॉर्म होता है इसी के कारण Hb में एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करे एंड उसे ट्रांसपोर्ट करे. द आयरन एटम इज पार्ट ऑफ अ हीम, है ना, ये हीम ग्रुप का पार्ट होता है. विच इज अ प्रोफायरिंग रिंग, ठीक है, जो कि एक प्रोफायरिंग रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना, वहाँ पे उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10th नंबर पे है आपका क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन विच सेल. लाइसोसोम पूछ रहा है किस सेल में प्रेजेंट होता है. जो लाइसोसोम होता है वो किस सेल में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे दिया हुआ है ल्यूकोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी में, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑप्शन. तो जो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, ल्यूकोसाइट इसमें भी होगा एंड माइक्रोफेजेस में भी पाया जाएगा आपका लाइसोसोम. तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, इसका मीन्स जो है सी करेक्ट है आपका, है ना. जो इसमें ऑप्शन लगेगा वो आपका वो लगेगा सी, इसमें करेक्ट होगा. तो जो ऑप्शन बोथ है ए एंड बी ये सही होगा, है ना. जो लाइसोसोम होता है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी सेल, है ना. जो आपका ये लाइसोसोम होता है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है लाइसोजाइम पाए जाते हैं. लाइसोजाइम, है ना. तो ये जो लाइसोजाइम होते हैं, ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब मीन्स उनको तोड़ देते हैं. तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. इसका थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पास. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, लाइसोसोम फैगोसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर. पूछ रहा है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो फैगोसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर पूछ रहा है. यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लाइसोसोम है वो विच मैटर्स, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी, एंड डी में है नॉन ऑप्शन. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाइसोसोम है वो किससे फैगोसाइट करता है. यहाँ पास जो मैटर्स दिए हुए हैं इनमें से किन्हें फैगोसाइट करता है. फैगोसाइट का मीन्स होता है जब कोई सेल, है ना, जैसे कि ये कोई सेल है, ये किसी पार्टिकल को, है ना, इस पार्टिकल को क्या कर लेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, या फिर उनको डाइजेस्ट कर देगा या तोड़ देगा या फिर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो कहलाता है आपका फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाइसोसोम है वो इन मैटर्स में किसको फैगोसाइट करता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑप्शन. तो यहाँ पास जो लाइसोसोम होता है वो न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी तोड़ता है, और जो बैक्टीरिया आते हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी. इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा तो अभी देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है, इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे अभी अपन नेक्स्ट आगे चलकर. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होगा, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस
ऑफ, है ना, सेल का कौन सा पार्ट है जिसे पावर हाउस बोला जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपका लाइसोसोम, और तीसरा है आपका सेंट्रोसोम, एंड चौथा है आपका गोल्गी एपरेटस। तो पता ही होगा आप लोगों को, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे बॉडी का सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है पावर हाउस, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे ही बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इनका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पास हम। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल होता है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल होता है। ऑर्गेनेल्स होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, रिफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स सप्लाई ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी होता है। तो इसके लिए ये जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे आपका लाइसोसोम। जो लाइसोसोम अभी 2 क्वेश्चन में हमने देखा लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, है ना, सेल्स में पाए जाने वाला ऑर्गेनेल्स होता है। फाउंड इन एनिमल सेल्स, जो सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स या फिर ह्यूमन सेल्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है। दैट एक्ट एज दिस सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जो लाइसोसोम होता है ये सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है। अभी मैंने ऊपर ऑप्शन में भी बताया था कि जो लाइसोसोम होता है वो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। जो सेल होता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन आता है कि सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो उसमें आपका सेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट इसका देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, है ना। तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम is a cellular structure primarily responsible for organizing microtubules which are essential for cell structure and division, है ना। क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रोसोम होता है यह है प्राथमिक या फिर जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ना, ऑर्गेनाइज करता है। इसके जो ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करता है, ये स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में या फिर सेल डिवीजन होता है तो उसमें इसका इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट है आपका गोल्गी एपैरेटस के बारे में देखेंगे कि गोल्गी एपैरेटस क्या होता है। तो दी गोल्गी एपैरेटस आल्सो नोन एज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या फिर इसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इज अ सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल में पाए जाने वाला एक तरह का ऑर्गेनल होता है। दैट प्रोसेस एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स पार्टिकुलरली दूज डेस्टिनेट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम दी सेल, है ना। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये एक्सपोर्ट करने का काम करता है। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो लिपिड होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं इनको एक्सपोर्ट करने का काम जो करता है आपका होता है ये गोल्गी बॉडी का काम होता है, ठीक है। इट्स फंक्शन एज अ सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, है ना। इसे सेल का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। जो गोल्गी अपरेटस होता है आपका इसे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। रिसीविंग, मॉडिफाइंग एंड शिपिंग आउट ऑफ, ठीक है। तो ये रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है एंड शिपिंग आउट सेल्यूलर प्रोडक्ट्स, है ना। जो सेल्यूलर प्रोडक्ट्स होता है उसको रिसीव भी करता है, मॉडिफाई भी करता है एंड उसको शिपिंग आउट करता है, जो सेल्यूलर प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्ट डिक्लोराइजेशन विथ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर पे कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है या फिर जिसे MTB बोला जाता है, MTB शॉर्ट फॉर्म में। तो जो MTB होता है वो डिक्लोराइजेशन के लिए सॉल्यूशन यूज किया जाता है। जब हम
लोग क्या करते हैं, जब स्टेनिंग करते हैं, जब स्टेनिंग की जाती है तो उसमें डिक्लोराइजेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि यूज किया जाता है, जिसमें से 20% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो MTB होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो कितने परसेंट को रजिस्ट करता है, 20% को या फिर 40% को या फिर 30% को या फिर 50% को। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 20%, है ना, चूंकि ये जो होता है एसिड फास्ट होता है, एसिड फास्ट होता है। एसिड फास्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें 20% जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका डिक्लोराइजेशन के ड्यूरिंग कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये 20% सल्फ्यूरिक एसिड को रजिस्ट करता है। तो डिक्लोराइजेशन के लिए दूसरा एक और सॉल्यूशन 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज किया जाता है। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पर, है ना। ये तो यहाँ पे क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्ट्स डिक्लोराइजेशन विथ एसिड एल्कोहल। जो एसिड एल्कोहल होता है, सिर्फ एसिड एल्कोहल से जब स्टेन के बाद उसको कार्बल फ्यूजन से जब स्टेन किया जाता है ना, कार्बल फ्यूजन से स्टेन करते हैं, फिर उसको डिक्लोराइजेशन के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। डिक्लोराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो आपका अल्कोहल एसिड हो जाता है, इसको ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। बैक्टीरियम के जो सेल वॉल होते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये माइकोलिक एसिड के कारण ही ये क्या कर पाता है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड को रेजिस्ट कर पाता है। क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड टू एज अ एसिड फास्टनेस, है ना। यहाँ पे एसिड फास्टनेस का मतलब मीनिंग्स रनिंग से नहीं है ना, जो भागने वाला या फिर दौड़ने वाला जो फास्ट होता है बोलते हैं, ठीक है, उससे नहीं है। यहाँ पे फास्टनेस का मतलब होता है, मीन्स होता है स्थिर, है ना, स्थिर या बोले तो स्टेबल। तो इसलिए इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, AFB बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो सेल वॉल होता है उसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये जो माइकोलिक एसिड होता है, ये जो माइकोलिक एसिड होता है वो आपके इस 20% सल्फ्यूरिक एसिड को रेजिस्ट कर देता है डिक्लोराइजेशन के लिए, है ना। डिक्लोराइजेशन प्रोसेस पता होगा आप लोगों को, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए बता देता हूँ। डिक्लोराइजेशन क्या होता है कि हम स्टेन करते हैं, है ना, कोई कलर ले लिए हमने, मान लो कि यहाँ पास जो कार्बल फ्यूजन ले लिए, कार्बल फ्यूजन ले लिए, है ना, और जब कार्बल फ्यूजन से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो सेल जो होता है वो एक कलर ले लेता है, उसका सेल वॉल जो होता है एक कलर ले लेता है ना। लेकिन फिर उसको क्या करते हैं अपन, डिक्लोराइजेशन करते हैं। डिक्लोराइजेशन मतलब उसके कलर को रिमूव किया जाता है दूसरा कलर उसमें डालने के लिए। तो दूसरा कलर डालने के लिए उसको जब पहले वाले कलर को रिमूव किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी डिक्लोराइजेशन। तो यहाँ पास जो आपका MTB बैक्टीरिया होता है ना, ये जो MTB बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, जो 20% सल्फ्यूरिक एसिड डिक्लोराइजिंग एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब रोक देता है, उससे डिक्लोराइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन कलर आफ्टर जेडेन, है ना। जेडेन बोल रहा है कि जो जेडेन स्टेन होता है आपका, जेडेन स्टेन के बाद जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है वो किस कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे है वायलेट कलर, ये नहीं होता है। दूसरा है ब्राइट रेड। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है वो जेडेन से स्टेन करने के बाद रेड कलर का या फिर ब्राइट रेड कलर का दिखाई देता है, ग्रीन नॉट एंड ना ही येलो कलर का। वायलेट कलर का जो वायलेट या जो ब्लू होता है
वो आपका किस में होता है, ग्राम स्टेन में। जो ग्राम स्टेनिंग होता है उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ब्लू या वायलेट कलर के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पास ये हो गया। इसका अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल है, जेडेन स्टेन को जेल नील्सन मेथड भी बोला जाता है। यूजेज कार्बन फ्यूजन, है ना, ये जो यूज करता है वो कार्बन फ्यूजन यूज करता है, एंड मेथाइलिन ब्लू यूज करता है ना। ये मेथाइलिन ब्लू जो होता है इसको काउंटर स्टेन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और जो कार्बन फ्यूजन होता है, ये कार्बन फ्यूजन जो होता है ये प्राइमरी स्टेन होता है ना। और इसमें एसिड अल्कोहल जो होता है वो डिक्लोराइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म स्टेन रेड कलर, है ना, विल दी बैकग्राउंड, जो उसके बैकग्राउंड होते हैं या फिर वहाँ पे जो भी डेब्रिस होता है ना, जो भी उसके डेब्रिस होते हैं वो ब्लू कलर के स्टेन होते हैं। यहाँ पे दी जेडेन स्टेन कन्फर्म्स दी एसिड फास्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइकोबैक्टीरिया, है ना। जो माइकोबैक्टीरिया का जो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है उसको जेडेन स्टेन जो होता है आपका ये कंफर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ना। ये आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं जो कि ब्राइट रेड कलर के या फिर रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपका यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई देता है। जब आप जेडेन स्टेन से स्टेन करेंगे तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो इस कलर के दिखाई देंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोकार्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ, है ना। यहाँ पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नोकार्डिया स्पीसीज होती है, नोकार्डिया भी जो होती है AFB होता है ना, AFB। बट ये जो नोकार्डिया होता है ये AFB होता है, बट इसे इससे जो है वीक एसिड फास्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोकार्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नोकार्डिया स्पीसीज होती है वो किसके साथ जो है एसिड फास्ट शो करता है। AFB कब किसके साथ शो करता है। यहाँ पे जो डिक्लोराइजर दिया गया है वो कितने परसेंट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने परसेंट डिक्लोराइजर के साथ जो होता है ये AFB शो करता है। चूँकि जो नोकार्डिया स्पीसीज होते हैं ये वीक एसिड फास्ट होते हैं, वीक एसिड फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट में ये शो करते हैं कि वो AFB बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि जो आपका ये नोकार्डिया होता है, नोकार्डिया स्पीसीज आर वीकली एसिड फास्ट when stained with a modified acid fast stain typically using a 1% सल्फ्यूरिक एसिड है। क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कि कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होता है आपका ये नोकार्डिया स्पीसीज जो है, नोकार्डिया जो है वो एसिड फास्ट शो करता है ना। क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि आपका कितने परसेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डिक्लोराइजर, ये जो डिक्लोराइजर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होता है नोकार्डिया स्पीसीज वीकली एसिड फास्ट होता है ना। तो जो होता है 1%। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है या
यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो 1% होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं। अनलाइक, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी, अनलाइक माइकोबैक्टीरिया विच आर स्ट्रांगली एसिड फास्ट, नोकार्डिया मे नॉट retain the stain with stronger decolorizers like 20% सल्फ्यूरिक एसिड। जो 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है उसके लिए जो आपका नोकॉर्डिया स्पीसीज होते हैं, जो नोकॉर्डिया स्पीसीज होता है ये वीक होता है, तो इसलिए 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं किया जाता है।